Hello and good morning. Students, you are welcome to online classes of Babu Shovaram Kala Mahavidyalaya, Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. And the topic that we are doing today is Factors of the Growth and Development of Rural Settlements. हम लोग Human Geography जो कि BA Part 2 का सेकेंड पेपर है उसको कर रहे हैं और उसमें हम ये टॉपिक कर रहे हैं ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति और विकास के कारक। ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति और विकास के कारक का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने कुछ फैक्टर्स जो कुछ कारक हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि जल आपूर्ति और जमीन के ढाल के बारे में, और अब हम बाकी फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें तीसरा जो फैक्टर है वो है, तीसरा जो कारक है ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति और विकास के लिए जो तीसरा कारक है वो है सूर्य की धूप और ढाल की दिशा, एस्पेक्ट ऑफ द स्लोप। समशीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन और शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन में तथा ऊंचे पर्वतों पर सूर्य की धूप का मानव स्वास्थ्य, पशुओं और कृषि के लिए इतना अधिक महत्व है कि इन प्रदेशों में धूप प्राप्त करने के विचार से बस्तियों की स्थिति निश्चित की जाती है। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि यदि धूप न मिले तो धूप के बिना काफी गर्मी, काफी ठंड हो जाती है और जीवन मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये लोग जब भी अपनी बस्तियां बनाते हैं तो धूप और ढाल की दिशा को देखकर ही बनाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल जोन में 0 से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण तक यहाँ पर धूप पर्याप्त होती है और सर्वत्र काफी मात्रा में होती है। इसलिए यहाँ पर लोग बस्तियों को अपनी छाया में बनाना पसंद करते हैं, शेड में बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल है। परंतु समशीतोष्ण देशों और पर्वतों पर धूप पसंद की जाती है। ढाल के पक्ष, एस्पेक्ट ऑफ द स्लोप को धूप के विचार से धूपदार ढाल, जिसको कि एड्रेट कहते हैं, एड्रेट या सनी स्लोप, और छायादार ढाल उबैक और शेडी स्लोप कहा जाता है। हिमालय की पर्वतीय घाटियों में कटकों पर दक्षिण की ओर मुख वाले ढाल धूपदार होते हैं, उत्तर के ढालों पर कभी धूप आती ही नहीं है, अतः इन पर मानवीय बस्तियां और खेत स्थित हैं। उत्तरी ढाल छायादार होते हैं, अतः वे वनों के लिए और पशुचारण के लिए छोड़ दिए गए हैं। यूरोपीय देशों में और आल्प्स पर्वत पर भी यथासंभव धूपदार ढाल पर ही बस्तियां बसाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में धूप से बचने के लिए बस्तियों में वृक्ष लगाकर छाया की जाती है तथा मकानों के छप्पर या बरामदे बनाकर धूप को रोकते हैं। भारत के मैदानी और पठारी भागों में ग्रीष्मकालीन धूप से बचने के लिए बस्तियों में घरों के आगे छप्पर या बरामदे होते हैं और बहुत से वृक्ष भी लगाए जाते हैं, जिससे कि गर्मी की धूप घरों तक न आ सके, और इन वृक्षों की कटाई या छनाई भी सर्दियों में कर दी जाती है, जिससे कि धूप मकान तक या हमारे तक आ सके। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु, क्लाइमेट। हाँ बोलो। ये तो अपने इंटरव्यू वगैरह आए थे, ये कम्प्यूटर जाए छोड़ी तो वो छुट्टी में चल रहे हैं निरंजी को। किसके? ये तो अशोक गुप्ता को दिया है ना? अशोक गुप्ता को गई कॉपी। हाँ, छोड़ी अपने विभाग को। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, देखना आप, देखो ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो वहां होएगा ना? अपने ही तो होगा। हाँ, इसमें यूजीसी सेल में होगा ना? ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ, मैं वीडियो बना रही थी इसलिए आपको रोका था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। है। हरी अभी भी गया है बिल्डिंग में। जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु की कठोरताओं से बचने के लिए अत्यंत गर्मी, अति ठंड, वर्षा, ओले, आंधी, बर्फीले तूफान, गर्म लू इत्यादि से रक्षा पाने के लिए घर बनाकर बस्तियां बसाई जाती हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा का जल भर जाता है उन क्षेत्रों में बस्तियां नहीं बसाई जाती। गंगा, यमुना आदि नदियों के खादर में बाढ़ की भूमियों को निर्जन छोड़ देते हैं। अधिक वर्षा के प्रांतों में मकानों की छतें ढालुआं बनाई जाती हैं, परंतु कम वर्षा के प्रांतों में छतें सपाट होती हैं। मरुस्थलों और अर्ध मरुस्थलों में धूल के तूफानों से बचने के लिए ऊंची ऊंची दीवारों के मकान बनाए जाते हैं। यदि धूल के ढेर आकर गलियों में इकट्ठे हो जाते हैं तब भी मकान उनसे ऊपर खड़े रहते हैं। अरब, पश्चिमी ईरान, पश्चिमी राजस्थान, सूडान, मिस्र आदि देशों में ऊंची दीवारों के मकान होते हैं,
क्योंकि वहां पर जो रेत चलती है, यदि नीचे दीवारों के मकान होंगे तो रेत मकानों के अंदर आ जाएगी। शुष्क प्रदेशों में वर्षा की कमी के कारण पीने तथा कृषि के लिए जल प्राप्ति में असुविधा होती है। अतः कम वर्षा प्रदेशों में जहां भी जलाशय, तालाब, कुएं आदि होते हैं, वहीं पर बस्तियों की सघनता हो जाती है। इसी कारण कम वर्षा के क्षेत्रों में गांव बड़े आकार के होते हैं, जैसे कि राजस्थान तथा अरब और सहारा के मरुद्यानों में हैं। अधिक वर्षा के प्रांतों में छोटे नंगले होते हैं या 2-3 घरों की बस्तियां होती हैं, जैसा कि बंगाल में। शीत प्रधान प्रांतों में मकानों के द्वार छोटे होते हैं ताकि बर्फीली हवाएं अंदर ना आ सके। इसका उदाहरण आप सबको पता ही है, इग्लू होता है, जो बर्फ के घर होते हैं। इनमें बहुत छोटे छोटे द्वार होते हैं जिससे कि बर्फीली हवाएं या बर्फीली आंधियां अंदर तक न आ सके। मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, नदियों द्वारा ये 5th फैक्टर है। इसके पहले हमने सूर्य की धूप और क्लाइमेट डिस्कस किया है। अब 5th फैक्टर है मिट्टी की उर्वरता या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये बड़ी साधारण सी बात है कि जहां पर सॉइल फर्टाइल होगा या जहां पर मिट्टियां उर्वर होंगी, वहीं पर हमको ज्यादा बस्तियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि गंगा के डेल्टाइक रीजन में या गंगा के मैदानी भागों में, क्योंकि वहां पर पानी और प्रतिवर्ष गंगा के द्वारा मिट्टी लाई जाती है और वह मिट्टी, कांप मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है, इसलिए वहां पर जनसंख्या बहुत सघन है। नदियों द्वारा लाकर बिछाई हुई कांप मिट्टी उपजाऊ होती है। पठारों या पर्वतों पर मृदा अपरदन अधिक होता है। अतः उत्तरी भारत के मैदानों में, चीन की नदियों के बेसिनों तथा जापान के मैदानी भागों में जैसे उपजाऊ क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियां अधिक होती हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में वे बस्तियां कम होती हैं। यही बात यूरोप के उपजाऊ भूमि के क्षेत्रों में, पूर्ववर्ती सोवियत संघ के चेरनोजम मिट्टी के स्टेप प्रदेशों में, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रकार के मिट्टी प्रदेशों में, दक्षिणी अमेरिका के कैंपास तथा पंपास की उर्वरा मिट्टियों के क्षेत्रों में तथा अफ्रीका में भी नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई कांप मिट्टियों के क्षेत्रों में और घास के मैदानों में मानवीय बस्तियां अपेक्षाकृत अधिक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। क्योंकि ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः कृषि उद्योग पर जीवन निर्वाह करती हैं और कृषि को प्रोत्साहन देने वाले प्रदेश मुख्यतः घास के मैदान होते हैं, इसलिए वनों तथा अर्ध मरुस्थलों की अपेक्षा घास के मैदानों में ग्रामीण बस्तियां अधिक संख्या में होती हैं। ऐसी वनस्पति भूमि को उपजाऊ बनाती है तथा पशुपालन के लिए भी उपयुक्त होती है, इसलिए ज्यादा यदि जंगल की क्षेत्र है तो वहां पर बस्तियां नहीं होती, उसके लिए खुले घास के मैदान ज्यादा उपयुक्त होते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ग्रामीण बस्तियों की स्थिति, उनमें विभिन्न वर्गों के मकान की स्थिति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की इमारतों पर निम्नलिखित आर्थिक और सामाजिक कारकों का नियंत्रण रहता है। पहला कारक है, जिन प्रदेशों में वर्षा कम होने के कारण कृषि की फसलों की सिंचाई की जाती है, उनमें सिंचाई के लिए परस्पर सहकारिता की आवश्यकता होती है। यदि एक जना तो पूरा नहर सिस्टम या कुछ सिस्टम बना नहीं सकता, इसलिए यदि वे लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो ही वो लोग अपने खेतों को सींच सकते हैं। अतः उनमें सघन और बड़े गांव बसते हैं। छोटे पूर्वे के लिए नदी के लिए नहरों आदि का निर्माण करना और उन्हें स्थायी रखना कठिन होता है। दूसरा, गांव की आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक उन्नति के लिए किसानों को दूसरे सहायक पेशे वाले मनुष्यों जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार, तेली, जुलाहे, धोबी आदि की भी आवश्यकता होती है। अतः इन लोगों के मकान भी गांव में होते हैं। कहीं पर छोटे छोटे 2 या 3 गांवों के लिए एक ही गांव के बढ़ई, लोहार, जुलाहे आदि से काम पूरा हो जाता है। इस प्रकार उन गांवों के बीच गमनागमन के मार्ग स्थापित हो जाते हैं। बड़े गांव में 1 या 2 दुकानें भी होती हैं, जिनसे समीपवर्ती छोटे गांवों के लोग भी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद कर ले जाते हैं। इस प्रकार भी कई गांवों के बीच गमनागमन स्थायी रहता है। बहुत से गांवों में ग्रामीण लोग समस्त गांव का एक देवता मानते हैं। गांव में उस देवता या देवी का पूजा स्थान भी गांव के किसी भाग में बनाया जाता है। धार्मिक पूजा पाठ के कार्यों के लिए विभिन्न देशों के गांवों में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे आदि भी बनते हैं। बड़े गांवों में बालकों की शिक्षा के लिए स्कूल भी बनाए जाते हैं। गांवों की विभिन्न प्रकार की इमारतों को बनाने में ये सांस्कृतिक कारक प्रभावशाली होते हैं। और अब है लास्ट, जिसको कि हम पॉलिटिकल फैक्टर या राजनीतिक कारक कहते हैं। जिन क्षेत्रों में शासन व्यवस्था उत्तम होती है और ग्रामीण जनता को चोर लुटेरों का भय नहीं होता,
उन प्रदेशों में नेचुरली निश्चित रूप से बस्तियां प्रकीर्ण पाई जाती हैं और वहां पर स्थायी बस्तियां पाई जाती हैं। उन क्षेत्रों में प्रकीर्ण या आइसोलेटेड बस्तियां बस जाती हैं, परंतु जहां पर चोर, लुटेरे, डाकुओं का डर होता है वहां पर लोग पास पास रहना पसंद करते हैं, इसलिए वहां पर अपनी सुरक्षा के लिए सघन बस्तियों की स्थापना करनी होती है। यूरोपीय देशों में कई बार अराजकता फैली थी। 5वीं, 6ठी, 10वीं और 11वीं शताब्दियों में अराजकता आने पर लोग प्रकीर्ण बस्तियां छोड़ छोड़कर सघन गांवों में संगठित रूप से रहने लगे थे। उत्तरी भारत में जब खैबर के दर्रे को पार करके विदेशी आक्रांता बार बार आक्रमण कर रहे थे, तब 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक पंजाब, राजस्थान और गुजरात के हजारों परिवार हिमालय की घाटियों में और कटकों पर जा बसे थे। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल आदि में पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि से गए हुए परिवारों ने अपने गांव बसा लिए थे। भारत में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल शासन कमजोर होने पर अराजकता फैली। लुटेरों के भय से लोगों ने बड़े आकार के संगठित गांव बना लिए, जिनकी गलियां सक्रिय होती थी। गांवों के जमींदारों और धनी कृषकों के घर गांव के मध्य भाग में स्थित होते थे और गांव के बाहर की ओर साधारण किसानों तथा श्रमिकों के घर होते थे। अराजकता काल की समाप्ति के बाद जब शासन सुसंगठित हो गया, तो फिर छोटे छोटे गांव और चौड़ी गलियों की ग्रामीण बस्तियां बसने लगी। ऊपर दिए गए सभी कारकों में कहीं एक कारक प्रबल होता है, कहीं दूसरा प्रबल होता है, कहीं कहीं एक से अधिक कारक भी मिलकर बस्तियों के आकार और विन्यास स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इतना ही था। इसमें आज हमने डिस्कस किया है ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति और विकास के कारक। तो इससे संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं। इस पर मैं जो असाइनमेंट दूंगी उसको आप करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।